नमस्कार, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता विश्वास। आप देख रहे हैं विंडिया टीवी, आपका रोजमर्रा का जीवन साथी। आज एक परिचय के इस मंच को सुशोभित कर रही हैं पद्मिनी मेहता। जी हाँ, वो एक टेक्सटाइल डिजाइनर और एक आर्टिस्ट है। तो चलिए जानते हैं आज उनके जीवन की कुछ छोटी बड़ी खट्टी मीठी लम्हे और जानते हैं कलर साइकोलॉजी है क्या। पद्मिनी जी, स्वागत है हमारे इस मंच में। पद्मिनी जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपकी छोटी सी जीवन की थोड़ी थोड़ी खट्टी मीठी झलक। तो मैं चाहूंगी मेरे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताएं। ज़रूर डॉक्टर बबीता, मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आपने मुझे आज इस अवसर पे और चुना कि आप कुछ मुझसे बात कर पाए। मैं पद्मिनी मेहता, मैं बनारस में पैदा हुई और मेरी कॉलेज तक की शिक्षा वहीं हुई। उसके बाद मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली में मैंने आगे अपनी कुछ डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड पढ़ाई की, कई इंस्टीट्यूट, नेशनल म्यूज़ियम और अलग अलग इंस्टीट्यूट से। और उसके बाद मैंने एज़ क्रिएटिव डिज़ाइनर काम शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि मैंने कॉलेज में और क्लास 6 से मेरा ड्राइंग पेंटिंग हमेशा एक सब्जेक्ट की तरह चल रहा था, तो मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था कि जो मैं काम कर रही हूँ वो भी एक क्रिएटिव काम था, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का, लेकिन कुछ और शायद मुझे चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया आफ्टर 8 और 9 ईयर्स फुल टाइम जॉब के बाद कि मैं अब कुछ अपना पेंटिंग भी और डिज़ाइन को भी कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, बाहर हूँ, मुझे सपोर्ट भी चाहिए। तो मैंने अपने एक सीनियर से कांटेक्ट किया कि मुझे एक गाइड मिले जिससे मैं दोबारा पेंटिंग के क्षेत्र में, क्योंकि अब मुझे उसको एज अ प्रोफेशन चुनना है, तो मुझे एक बहुत बड़े जो अब नहीं है गुरु मिले और उनके साथ मैंने 3 वर्ष के गाइडेंस में काम करना शुरू किया। और साथ ही साथ कमर्शियल काम था डिज़ाइनिंग का, जो मुझे दिल्ली में रहने के लिए सपोर्ट कर रहा था, मैंने उसमें भी किया। जितने मेरे पुराने लोग थे, विचित्रा, उत्तम, स्पर्ल और सारे बहुत सारे लोग, कुछ मेरे मित्रों ने मुझे अच्छे इंस्टीट्यूट में एज अ विजिटिंग फैकल्टी की तरह भी जाने के लिए कहा, तो मैं वहां पे भी गई। तो मुझे एक साइड बाय साइड आर्ट के साथ साथ एक सपोर्टिव दूसरे फील्ड मिलते गए। 1997 ऑनवर्ड्स मैंने अपना पहला शो दिल्ली में ही किया। मेरी ये जर्नी चल रही है आर्ट और डिजाइन, और मैं अब एक फ्रीलांसर आर्टिस्ट और टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ और विजिटिंग फैकल्टी भी रही हूँ 7-8 साल। अब मैं अपने होम टाउन बनारस में फिर से आ गई हूँ। दिल्ली या दूसरे शहर में मेरे काम की वजह से आर्ट शोज या किसी भी वर्कशॉप, जो भी मेरे आर्ट और डिजाइन से रिलेटेड वर्क्स है, उसके लिए मैं ट्रैवल करती रही। वाह पद्मिनी जी, बहुत सारी आपकी झलकियों को जान के बहुत मजा आया। मगर आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। मैं तो आपको ऐसे आर्टिस्ट जानती थी, लेकिन आपने जो टेक्सटाइल डिजाइनिंग के बारे में बताया या आप एक टेक्सटाइल डिजाइनर हो, इसको भी जान के मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मगर जो हमारा मेन सब्जेक्ट है कलर साइकोलॉजी, मुझे कलर साइकोलॉजी के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, ताकि वो कलर साइकोलॉजी जो है वो हम अपने आर्ट में कैसे लाए और इसका क्या महत्व होता है। ज़रूर डॉक्टर बबीता, क्योंकि आप एक खुद कलाकार भी हैं और इस फील्ड में रही है, तो कलर का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस, वो आप खुद भी समझती होंगी। और क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग और इन सारे फील्ड में हूँ, पेंटिंग वगैरह में, तो जितना मेरा अभी तक का अनुभव है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने देखा और ये जाना कि हमारी डे टू डे की लाइफ में कलर्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है लाइफ में। जैसे कि आप देखते हैं, थोड़ा बहुत कलर के बारे में आपको जैसे मैं बता दूं कि हमारे कलर्स जो है वो 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं हमारे, रेड, येलो, ब्लू। उसके बाद उनको मिलाने से हमें सेकेंडरी कलर, सब सेकेंडरी कलर, और इस तरह से हमारी कलर की स्कीम बढ़ती जाती है। तो हमें बहुत एक लंबी हजारों की संख्या में कुछ कलर के शेड्स, टिंट्स, टोन्स मिलते हैं। तो ये रही कलर की बात। अब इनका हमारे या ह्यूमन लाइफ पे कैसे असर पड़ता है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताऊंगी, कोशिश करूंगी कि आप उस चीज़ को देखें और समझेंगे, और आपको समझ में आएगा कि कैसे उनसे हम प्रभावित होते हैं। जैसे एक छोटी सी बात है, जब सूर्य निकलता है, उगता है सुबह, और आप उठते हैं, तो एक एनर्जी होती है,
एक अलग तरह की आपको वाइब्रेंट उसकी किरणों से, सुबेरा हो रहा है सब और एक अलग तरह का है, तो उससे आप एनवायरमेंटली आप इफेक्ट होते हैं, बड़े एनर्जेटिक फील करते हैं। और जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है आपको खुद लगता है कि हम थोड़ी थकान महसूस कर रहे हैं पूरे दिन के बाद। इसी तरह कलर्स का भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है। आप कई जगह जाते होंगे, स्कूल कॉलेज, आपने कभी ध्यान दिया कि हमारे स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग या तो वाइट या लाइट क्रीम है? ऐसा क्यों अगर मैं पूछूं? तो यही इसलिए क्योंकि वो एक शिक्षा का क्षेत्र है। वहाँ हमें सबको एक कंसंट्रेशन चाहिए, हमें पढ़ाई के लिए, विद्या के लिए जाना होता है। लेकिन प्ले स्कूल में रंग बिरंगी दीवारें होती हैं, बड़े बड़े कार्टून, फ्लावर्स, बच्चे खेलते हुए, इस तरह। क्यों? क्योंकि वहाँ छोटे बच्चे आएंगे और उनको अगर स्कूल के पहले ही कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें दिखेंगी तो वो स्कूल के अंदर, वरना देखा ही आपने स्कूल के नाम से बहुत सारे बच्चे रोने लगते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। अगर उनके बड़े भाई जाते हैं, बड़ी बहनें जाते हैं तो चले जाते हैं। अगर वो पहला बच्चा है तो कभी कभी वो रोने लगता है या उतना मन से तैयार नहीं होता। लेकिन उसको जब रंग बिरंगी तस्वीरें दिखाते हैं आप, लाल, नीली, पीली, और दीवारें देखता है तो, और किताबें दिखाते हैं तो उस पर एक अलग प्रभाव पड़ता है। इसी तरह कॉलेज स्कूल में हम सब शिक्षा, एक सीरियस पढ़ाई विद्या का क्षेत्र है, तो वहाँ किसी और तरह की दीवारों का रंग नहीं। और येलो कलर जो होता है वो ब्राइटनेस का और एक तरह से हमारे कंसंट्रेशन में बहुत प्रभाव भी डालता है। तो हम अक्सर कहते हैं कि घर में स्टडी रूम है या लिविंग रूम है, उसको हल्के क्रीम कलर में या येलो में स्टडी रूम को रखा जाए तो पढ़ने वाले को कंसंट्रेशन बनता है। इसी तरह आप अस्पताल में कभी देखा है आपने, जनरली जो वहाँ का स्टाफ होता है, डॉक्टर, नर्स या जो वहाँ पे दूसरे कर्मचारी हैं, तो वो हरा या लाइट ब्लू कलर का ही कुछ पहने होते हैं। क्या कभी आपने उन्हें काला, लाल या बहुत चटक रंग देखे? अब आप सोच सकते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ रोगी आया, एक पेशेंट आया है, उसको कामनेस चाहिए, कूलनेस चाहिए, हाँ, उसको हमें किसी भी तरह से ऐसा नहीं करना है कि उसमें कोई उत्तेजना आ जाए या वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाए, बहुत उसको सुकून चाहिए। तो सफ़ेद, हल्का हरा, हल्का नीला, ये रंग आप हमेशा हॉस्पिटल में देखेंगे। ये रंग केवल इन्हीं चीज़ों में नहीं, ये रंग हमेशा हमें कभी कभी दूरी, निकटता या किसी चीज़ के बहुत ही गहराई का भी, जैसे आप पानी को देखते हैं, ऊपर पानी आपको हल्का नीला, हल्का हरा देता है, जैसे जैसे आप दूर देखते हैं तो वो गाढ़ा नीला या गाढ़ा हरा। ऐसे ही आप कभी किसी ऐसे पार्क या रोड पे जहाँ पेड़ है तो आपको धीरे 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 जो बाहर दूर का पेड़ है या दूर के पर्वत है वो हल्के रंग में दिखते हैं, लेकिन सामने वो रंग बहुत चटकीले, आपको सब डिटेल्स दिखती है, वो सब गहरे रंग दिखते हैं। तो आप जब छुट्टियां होती है तो आप सब बच्चे गर्मी की छुट्टियों में, अगर आप ऐसे जगह रहते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? पहाड़ों में या समुद्र के। तो ये भी देखिए कलर की है, क्योंकि समुद्र नीला है, पहाड़ थोड़े से बर्फ़ वाले या ऐसे ठंडी जगह, तो वो आपको सुकून देते हैं, ठीक है। और जो कोई बहुत ठंडे वाले हैं, जैसे विदेशी लोग हैं, वो हमारे देश में या दूसरे ऐसी जगह आना चाहते हैं जहाँ उनको थोड़ी सी ऊर्जा मिले, सन मिले, सन का वो बात लेते हैं, देखा होगा आपने, जब उनके देश में भी थोड़ा सनी डेज होते हैं तो वो समुद्र के पास या कहीं ऐसा होते हैं। तो ये भी एक है कि हम इन रंगों से होते हैं। अब बात आती है हमारे भारत में फेस्टिवल्स, जो बहुत सारे हैं, हमारे बहुत सारे देवी देवता है, और वैसे भी अब ये भिन्नताओं का ये देश है, बहुत तरह के लोग हर धर्म को मानने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और आपने देखा भी होगा कि हर धर्म के लोगों का, उनके विश्वास, उनके मत, उसके हिसाब से कपड़े वो पहनते। कुछ लोग सफ़ेद धारण करते हैं, कुछ ऑरेंज कलर का, गेरुआ जिससे कहते हैं, कुछ लोग हल्का ऑरेंज साइड होता है वो कलर पहनते हैं। तो इस तरह से हर की है। हमारे घर में ज़्यादातर भारत में, भारतीय लोगों के यहाँ जब शादी ब्याह होते हैं तो हम लाल, पीला, गुलाबी, इस तरह। क्यों? ये खिलते हुए रंग है, ये उत्सव के प्रतीक है, इनसे संपन्नता भी दिखाई देती है। और क्योंकि वो एक अच्छा वक्त है, जैसे अब रेड को ले
तो वो अग्नि का प्रतीक भी है, क्रोध का भी है और साथ में उत्सव का भी है। तो हमें देखना पड़ता है। रेड रोज सभी को पसंद है। इसी तरह रेड कपड़े शादी ब्याह में यूज होते हैं। दुल्हन होती रेड कपड़े, आप खुद पार्टी में आते हैं तो रेड कपड़े पहनते हैं, तो वो एक अलग तरह का है। तो वही एक कलर है रेड, लेकिन कभी वो क्रोधित कर देता है, कभी बड़ा अच्छा लगता है और कभी खुशियों से भर देता है। इसी तरह हरे नीले रंग का भी अपना वो है। कुछ कलर जैसे आपका ये लाल रंग है, वो हमारे गर्म कलर की स्कीम में आता है, वार्म कलर्स। और जो नीला और हरा है वो हमारे कूल कलर्स की स्कीम के अंदर आता है। तो इस तरह से हमें हर रंगों का अपना अपना महत्व है। हर रंगों से हमें कुछ अलग तरह की वाइब्रेशंस होती है। एक पर्टिकुलर परिस्थिति में कुछ रंगों की कभी कभी, अब तो हमारे यहाँ हमारे देश में भी कलर थेरेपी आ गई है, पहले ये विदेशों में थी। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों में जो इसके स्पेशलिस्ट हैं कलर थेरेपी करने वाले, वो इस रंगों का प्रयोग करके आपको बताते हैं कि आप इस तरह के वस्त्र पहने, इस रंग को ज़्यादा यूज़ करें, या कुछ हथेली पे वो कुछ उस रंग का वो कुछ लगा के करते हैं। तो इस तरह से रंगों का हमारा जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है वो आप देखिएगा, चाहे वो छोटा बच्चा हो या यंग एज हो या वृद्ध हो या हम मिडिल एज वाले लोग हो, सब पे पड़ता है। तो ये हमारे रंगों का ही है कि जब जाड़ा आता है तो हम सोचते हैं कि कुछ गहरे रंग पहन ले, काला भी पहन लेते हैं बहुत बार और चटक रंग पहनते हैं। लेकिन गर्मी आने पे आपने देखा होगा कि आप थोड़े सुकून, हल्के पेस्टल्स कलर जिसे हम कहते हैं, जिसमें बहुत हल्के शेड्स होते हैं, लाइट पिंक हो गया, लाइट ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, वाइट हो गया, तो हमें मोव कलर हो गया, हमें वो आँखों में सुकून देते हैं, शरीर में हमको लगता है उससे ठंडक मिलेगी। कपड़े का फैब्रिक वही होता है, शायद सिल्क होगा, कॉटन होगा, क्रेप होगा, लेकिन रंग बदल जाने से और थोड़ा फैब्रिक का भी चुनाव हम उसी हिसाब से करते हैं तो हमको सुकून मिलता है। वाओ, आपने कलर साइकोलॉजी के बारे में इतनी विस्तार से चीज़ों को समझाया कि मेरे पास कोई और सवाल रहा ही नहीं कलर साइकोलॉजी के बारे में। लेकिन मेरे पास एक छोटा सा सवाल है, और वो ये है कि जब हम पेंटिंग करने बैठते हैं तब हमारी मनोदशा क्या वो पेंटिंग में झलकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बहुत दुखी हैं और उस दुखी हालत में हमने पेंटिंग किया, तो क्या वो कलर में वो सैडनेस नज़र आएगा? या फिर अगर हम बहुत खुश हैं और पेंटिंग बना रहे हैं, तो उसमें भी क्या हमारे पेंटिंग में वो कलर के माध्यम से वो खुशी झलकेगी? यानी कि कलर चूजिंग के टाइम पे आपकी मनोदशा, क्या उसमें वो झलक आता है? मुझे इसके बारे में भी विस्तार से बताइए। बबीता जी, हमारा आप कलाकार भी हैं, बहुत सारे हमारे कलाकार भाई और बहनें भी इस चीज को देखते होंगे, जानते होंगे। हाँ, ये होता है, किसी को बहुत ज्यादा ये असर होता है और किसी पे कम होता है, क्योंकि अगर ये हमारा प्रोफेशन है तो थोड़ा सा हमें अपने को इन चीजों से हटाना पड़ता है, लेकिन असर पड़ता है। जब आप बहुत अच्छे खुश मिजाज होते हो, सब तरफ से फ्री होते हो, फ्री ऑफ माइंड से काम कर रहे हो, एक बहुत अच्छा आपका एटमॉस्फेयर है, क्योंकि आर्ट या कोई भी क्रिएटिव फील्ड, डिज़ाइन या पोएम या कहानी, उन सब के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए। तो अगर आपको उस तरह का एनवायरनमेंट जो आपको प्रेरित करता है किसी भी तरह की रचनात्मक चीज़ें करने के लिए या कलात्मक चीज़ें, तो वहाँ उस चीज़ में, उस कविता, उस कहानी और उस पेंटिंग में आपको असर दिखता है। हम जब बहुत खुश होते हैं तो बहुत खिले हुए रंगों का इस्तेमाल करते हैं, और जब उदास होते हैं, कई बार आपने एक ही चित्रकार के, पेंटर्स के अलग अलग चित्र देखे होंगे, वो अलग अलग फेजेस पे वो करा होगा। अगर पिकासो है, उनका आपने ब्लू पीरियड के बारे में सुना होगा, जब कुछ ऐसा देश में उनके चल रहा था, तो उस समय का जो कलर है, उस समय के जो विषय है, तो ये साइकोलॉजी है, वो उस समय के हो रहे चीज़ों से इफेक्टेड थे। और जैसे आपको अगर याद होगा, जब हमारे बॉम्बे में थोड़ी दुखद घटना हुई थी, बम पड़े थे, विस्फोट हुआ था आतंकवादियों ने, उस समय तो ऐसी दुखद घटना पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेंटरों ने, कलाकारों ने
अपने जो चित्र बनाए उसमें काला या लाल की अधिकता थी। जैसा मैंने बताया आपको कि लाल एक रंग है, लेकिन उसके अलग-अलग वो है, वो खुशी का भी है, उत्सव का भी है, दुःख का, क्रोध का भी है, उत्तेजना भी देता है और प्रेम का प्रतीक भी है। उसी तरह काला रॉयल भी है, शोक भी है और पावर का भी है। लेकिन उस समय जो घटना घटी वो क्योंकि ब्लडशेड बहुत हुआ, बहुत हमारे लोगों का जान गई और बहुत सारे, तो उससे प्रेरित होने की वजह से, उस घटना की वजह से बहुत से कलाकारों ने अपने जो चित्र बनाए उसमें ज़्यादातर आप ग्रे शेड, ब्लैक और रेड को ही देखेंगे। तो इस तरह से हर कलाकार को एक वक़्त पे जो उस समय चल रहा है वो भी अफ़ेक्ट करता है, उसके हिसाब से वो कलर यूज़ करते हैं। जब वो खुश होते हैं और उनका जो स्टाइल है, तो आपने देखा होगा कि स्टाइल भी अलग-अलग है और हर कलाकार का जो अपना पेंट है, सिलेक्शन ऑफ कलर्स है, उसके जो पैलेट है वो भी डिफरेंट होती है, क्योंकि वो उसके अपने जो खुद उसका एक तरह से कह लीजिए कि उसकी पर्सनैलिटी है वो दिखाता है कि वो किस तरह के हैं। तो कलर जो पैलेट है वो कलर सबके लिए है, लेकिन कुछ कलाकार कुछ रंगों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कुछ उनको कम करते हैं, उनका कलर पैलेट अलग होता है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल है, क्योंकि वो भी एक मानव है, उनके पर भी सब चीज़ वही चल रही है। तो जब वो खुश है या उनको कोई रंग ज़्यादा भाते हैं, पर्सनल उसमें भी एज़ अ कलाकार भी और वो भी, तो वो उन कलर को ज़्यादा, जो उनकी पहचान बन जाते हैं बाद में कि अरे ये कलर है, ये है आकार, ये है, तो हम कहते हैं ये स्ट्रोक तो इस कलाकार का है, इसी वजह से। और कुछ कलाकार बहुत अच्छे ब्राइट तेज कलर इस्तेमाल करते हैं, कुछ बिल्कुल ही लाइट करते हैं। तो आप अगर कुछ कलाकारों के देखते होंगे तो आप जब भी चित्र देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ ने बहुत ब्राइट कलर्स यूज़ किए हैं। जैसे हमारे रामचंद्रन जी बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनके कलर्स आप देखेंगे तो उसमें आपको रेड, येलो, ग्रीन बहुत ही ब्राइट कलर दिखाई देगा। और दूसरे कुछ कलाकार हैं आपके हुसैन साहब, उनकी पेंटिंग्स देखिए, क्योंकि वो काफ़ी बड़े तौर पे काम करते थे, बड़े-बड़े चित्र बनाते थे। बड़ा उनके ब्रश और उसमें एक पावर दिखता था, होल्ड दिखता था। उनकी कलर की जो योजना है वो बहुत अलग है, पर उनके साथ के ही जो राम कुमार जी थे, उनकी कलर की जो योजना है या वो जो पसंद करते थे वो थोड़ी अलग है। और आज हम लोग जैसे और भी जो कलाकार हैं, मेरा अपना कुछ अलग तरह का रंगों का है कि मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ, किस सब्जेक्ट के लिए यूज़ करती हूँ। अगर कुछ फ्लावर या कुछ ऐसी चीज़ बना रही हूँ तो उसमें कौन-सा रंग ज़्यादा अच्छा लगेगा, और कुछ अगर अलग तरह का सिटीस्केप बना रही हूँ या लैंडस्केप बना रही हूँ, तो उसमें किस तरह से सॉफ्टनेस लानी है, तो शेड वही होंगे, वही हरा, नीला, पीला होगा, लेकिन उसको ब्राइट करना है या लाइट करना है, जो आँखों को देखने से उस सब्जेक्ट को आपको अच्छा लगे। तो ये हमेशा एक कलाकार के साथ चलता है। उसको भी कलरों से जो है वो प्रभावित रहता है। सो दोस्तों, ये थी पद्मिनी मेहता। पद्मिनी जी, मेरा आखिरी सवाल, जाते जाते मैं चाहूंगी हमारे आने वाले उभरते कलाकारों के लिए आप एक छोटा सा टिप देते जाइए। मैं जो अभी लोग पेंट कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो अब हमारे दूसरे कलाकार आ रहे हैं, बन रहे हैं या पढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि पेंटिंग में आए, पेंटर बने या किसी क्रिएटिव लाइन में जहाँ रंगों का इस्तेमाल है या डिज़ाइनिंग में, तो एक चीज़ है, ये एक ट्रायल और एरर पद्धति भी है। हम कभी ऐसा नहीं होता कि बस एक कलर को हमने चुन लिया तो उसी पे चल रहे हैं। हम देखते हैं कि ये ही एक रंग हमारे अलग-अलग भावों को कैसे दे सकता है, दिखा सकता है। तो ये एक पर्सनल वो भी है। आपको हर चीज़ खुद बनानी है, देखना है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, उसमें क्या चेंज लाना है। तो आप हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहिए अपने कामों में। काम निरंतर करते रहिए, क्योंकि जब तक हम ये आर्ट ऐसा नहीं है, वन डे मैजिक नहीं है, हमें इनमें लगे रहना पड़ेगा और पूरे ईमानदारी से, सच्चे दिल से और फोकस होके। सिर्फ यही नहीं, अगर आप उसे प्रोफेशन की तरह चुन रहे हैं
तो आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा। आपको आसपास क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, कौन से कलर्स चल रहे हैं, इसका भी अगर आप फैशन फील्ड वालों को देखें तो वो हर समय चलते हुए कलर्स जो उनके उस वर्ष निकाले जाते हैं उस पर बहुत ध्यान रखते हैं और उसी रंग के गारमेंट्स तैयार करते हैं, एसेसरीज। हम पेंटर्स के लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि जो कलर चुना गया इस वर्ष के लिए करें, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, देखने में वो कैसा लगेगा, इसका ध्यान रखना है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करते रहें और हमेशा अच्छे उससे अपने प्रैक्टिस को जो भी कर रहे हैं एक हेल्दी क्रिटिक अगर उन्हें मिले, चाहे वो दोस्त के रूप में, गुरु के रूप में, मित्र के रूप में, कोई भी हो, तो उसकी बात को सुने और समझे। हमेशा काम करते जाएंगे तो उसमें निखार आएगा। आप खुद से जज कर सकते हैं, उसे थोड़ी दूरी पे रखें, दीवार पे टांग दें। जब आप अंदर आएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा उसमें क्या प्लस माइनस है। धीरे धीरे तैयारी करें। अगर आपको एग्जीबिशन करनी है तो आपको बहुत सारे काम करने होंगे, उसमें फिर निकालना होगा कौन से बेहतर है। उसके लिए आप अपने गाइड, गुरु, किसी से बड़ी सीनियर आर्टिस्ट से भी सहयोग ले सकते हैं और बस निरंतर काम करना है, ये सोच के चलते रहिएगा। चलना ही हमारा कलाकारों का काम है। पद्मिनी जी, आपके हर एक शब्द एक एक मोती के बराबर, और आपने उन मोतियों को एक माला बना के हमारे इस मंच को सजाया है। आपका हमारे इस मंच में पधारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप और ज़्यादा फेमस हो और आने वाले नए कलाकारों को भी आप एक नया रास्ता दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते डॉक्टर बबीता, और आप सबको भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। आप सबका भी जीवन खूब खुश और बहुत अच्छे से सफल हो। थैंक यू। सो दोस्तों, ये थी पद्मिनी मेहता, जो कि एक आर्टिस्ट के साथ साथ एक टेक्सटाइल डिजाइनर भी है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस एक परिचय के सीरीज में बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक हम लेके आ रहे हैं और उसमें बहुत जाने माने गणमान्य व्यक्ति भी होंगे और वो अपना विचार रखेंगे। इसलिए इस चीज को आप मिस ना करें, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं ये सीरीज का एपिसोड लेके आऊं आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप देख सके एक परिचय। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नमस्कार और बाय। मिलती हूँ अगले एपिसोड में।